हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आपको जिस नोटिफिकेशन का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, इस साल के सबसे बड़े दो नोटिफिकेशन आ चुके हैं। एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ दोनों ही नोटिफिकेशन आ गए हैं। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर एसबीआई पीओ पे ही डिस्कशन करने वाला हूं, क्योंकि एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन में कुछ नया नहीं है। एग्ज़ाम पैटर्न से लेके सारी चीज़ें वही की वही हैं। एक उसमें अच्छी बात यह है कि आपको 14,000 प्लस वैकेंसीज आई हैं। सो एसबीआई क्लर्क इस साल का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी ही अपनी वीडियो अपलोड कर दी थी कि एसबीआई जेए 2024 क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी, टाइम पे प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी, वो फायदे में रहेंगे। आज हम एसबीआई पीओ 2024 के बारे में बात करेंगे। नोटिफिकेशन के बारे में एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दूंगा कि अगले 2 महीने को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहली बात तो एसबीआई पीओ 2024 के अंदर 600 वैकेंसीज ही आई हैं, ठीक है ना। इसको लेके स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी ये है कि वैकेंसीज क्यों कम है, तो बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। रिक्रूटमेंट आगे किस तरीके से हुआ है, प्रमोशन किस तरीके से हुए हैं, रिटायरमेंट किस तरीके से हुआ है, उसके हिसाब से वैकेंसीज होती हैं। सो वैकेंसीज थोड़ी कम है, लेकिन उसके सामने इन्होंने एसबीआई क्लर्क में बहुत हाई वैकेंसीज पे रिक्रूट करना स्टार्ट किया है। और एसबीआई पीओ 2024 सिर्फ 600 वैकेंसीज हैं, तो फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा और दूसरा पैटर्न में भी अच्छा चेंज हुआ है। इससे भी कंपटीशन थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए नई होंगी, सीखनी पड़ेंगी, ऐसी होंगी। इतनी भी नई नहीं है, लेकिन थोड़े चेंजेस हैं जो हमें देखने होंगे। बट इसका मतलब ये ज़रा भी नहीं है कि आपको एसबीआई पीओ के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी है। बिल्कुल प्रिपरेशन करनी है। बहुत लोग सिर्फ यही देख के फॉर्म नहीं भरेंगे। आप फ़ायदा उठाइए कि वैकेंसीज कम है, ये है, वो है, उनका ये चलता रहेगा, आप पे है, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं ये 600 वैकेंसीज नहीं भरने वाली। जिनको नौकरी लेनी हो नौकरी लेकर निकल जाएंगे। आप इधर उधर की बातों में रह जाएंगे, ये हुआ है, वो हुआ है। इससे बेटर है ज़्यादा फोकस कीजिए प्रिपरेशन पे, जॉब कैसे लेनी है उसके ऊपर। ओके, अब हम वन बाय वन बात कर लेते हैं किस तरीके से है। सबसे पहली बात तो आपको अप्लाई कब तक कर देना है। 16 जनवरी लास्ट डेट है, तो ये ध्यान में रखना। लास्ट डेट का वेट मत करना, हो सके तो 2-3 दिन पहले, लास्ट डेट के 2-3 दिन पहले तक आपका फॉर्म फिलिंग वगैरह सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 8 एंड 15 मार्च, मतलब कम से कम आपके पास क्लियर 2 महीने और 1 वीक आप गिन सकते हो कि इतने दिन है, ठीक है ना। आपने अगर पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, क्योंकि पूरे साल में बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं। किसी का प्री हुआ होगा, किसी का मेंस तक हुआ होगा, किसी का इंटरव्यू तक हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम अटक गए होंगे। तो आप इन 2 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सबसे ब्रांड है एसबीआई एक टाइप, ओके। बैंक में एक ब्रांड है और बहुत अच्छा सीटीसी है एसबीआई का। सो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जहाँ भी आपने गलतियाँ की हैं वो सुधार के एसबीआई पीओ में वो गलती रिपीट ना हो, हमें ध्यान रखना है। मेंस जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो अप्रैल मई में होगा। टेंटेटिव डेट अभी है नहीं। फिर हमारे पास साइक्रोमेट्रिक टेस्ट होता है, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, और इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो टोटल अगर आप सिलेक्ट होंगे, सो आपको नौकरी मई जून तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, देन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सो अब हम सीधी बात करते हैं वैकेंसीज की, ठीक है ना। वैकेंसीज 600 हैं, सब जानते ही हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप वैकेंसीज देख लीजिएगा। वैकेंसीज कम है तो मेरिट ऊपर जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना, 1/4/2024 तक आपकी एज क्राइटेरिया के लिए मेंटेन किया गया है 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना। 21 मिनिमम होनी चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक डेट 1 अप्रैल 2024 से इन्होंने गिनती की है। और आपके अलग अलग रिजर्वेशन जो होते हैं, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन देख लीजिएगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 30/4/2025, मतलब 30 अप्रैल 2025 तक अगर आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हैं और उसका रिजल्ट आ जाता है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समझ लीजिए आप फाइनल ईयर में हैं और 30/4/2025 से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, या फिर आप उसका प्रूफ बता पाते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को बिल्कुल भर सकते हैं। ये फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी तो
जो ऑलरेडी ग्रेजुएटेड है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो ग्रेजुएशन है वो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर, मेन बात यहाँ आ जाती है। प्रीलिम्स की बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस 3 फेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू, और साइकोमेट्रिक टेस्ट भी उसमें आता है, ठीक है। प्रीलिम्स में क्या चेंज हुआ है, तो चेंज यहाँ हुआ है, इंग्लिश के अंदर पहले क्वेश्चंस कम आते थे, लेकिन अब उसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे। क्वांट और रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन 100 ही आएंगे, ठीक है ना। टाइमिंग में कोई चेंज नहीं है, 1 आवर का पेपर होगा। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, ओवरऑल मार्क्स से काउंटिंग की जाएगी, ठीक है। 10 टाइम से बुलाएंगे कैंडिडेट मेंस के अंदर, ठीक है, ईच कैटेगरी, ठीक है ना, वैकेंसी की ईच कैटेगरी का 10 टाइम्स करके कैंडिडेट बुलाएंगे। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सिर्फ इंग्लिश से ही सिलेक्शन होगा, सिर्फ इससे होगा, ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा वेटेज इन्होंने इन दोनों में से निकाल के इंग्लिश को दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वांट रीजनिंग नहीं करना है, सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश करने से आ जाएगा। अगर आप क्वांट रीजनिंग में अच्छे हैं, यहाँ अगर आप 20 मार्क्स यहाँ अगर आप 20 मार्क्स लेते हैं, और इंग्लिश में अगर आप 20 to 25 मार्क्स लेते हैं, तभी आप बहुत अच्छी मेरिट ले जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप देखें टोटल तो कितना होता है, अगर 65 जैसा हो जाता है, ये तो मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनकी इंग्लिश एवरेज है या फिर थोड़ी बहुत वीक है वो इस एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे। आपको अपनी इंग्लिश पे उसको एवरेज स्कोर तक लाने पे काम करना है। जो इंग्लिश में अच्छे हैं, जो 40 में से 35-30+ स्कोर करेंगे, उनके मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो एवरेज है इंग्लिश में, जो वीक है। आपको मिनिमम 20 to 25 तो लाना ही लाना होगा, और उसके बाद क्वांट और रीजनिंग में भी अच्छा करना होगा, तब आपका जाके प्रीलिम्स निकलेगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अब इंग्लिश से सिलेक्शन होने वाला है, ऐसा नहीं है। क्वांट रीजनिंग का भी अपना वेटेज है, थोड़ा कम हुआ है, बट इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश में अगर आप अच्छे हैं तो थोड़ी एज आपको मिलेगी, क्योंकि 40 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में अच्छे से प्रिपेयर आपको करना है। अगले जो 2 मंथ रहेंगे प्रीलिम्स के लिए, मेरा एक ही सजेशन रहेगा, इन नेक्स्ट 2 मंथ आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना ही देना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए आपके जो भी वीक पॉइंट हैं, जो भी आपके वीक सब्जेक्ट हैं, उनको ठीक कर लीजिए। आपने प्रीलिम्स के इतने सारे एग्जाम थे, आपको मालूम है आपको क्या करना है, लेकिन नेक्स्ट 2 मंथ के लिए आपको एक मॉक टेस्ट डेली देना ही देना है। इंग्लिश का फॉर्मूला एक ही है, रीडिंग प्लस मॉक। इसको छोड़ के मेरे लिए कभी कुछ वर्क नहीं किया। अगर आपके लिए वर्क करता है तो आप उस पे या फिर उसे यूज़ कर सकते हैं, उस वे पे जा सकते हैं। बट रीडिंग प्लस प्रैक्टिस ही इंग्लिश के अंदर स्कोर लाने में हेल्प करती है, ठीक है। आप और कुछ भी कर लीजिए, लेकिन रीडिंग और प्रैक्टिस से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आप चाहें तो 1-2 महीना इस चीज़ को करके देखिए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बाकी प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। जितनी आपको मॉक टेस्ट की आदत ज़्यादा होगी, उतना अच्छा प्रीलिम्स में आप परफॉर्म करेंगे। ये सिंपल सी फॉर्मूला है। अगले 2 महीनों में ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। मैंने डेली 1 मॉक टेस्ट मिनिमम कहा है, इतना तो आपको करना ही है। ज़्यादा कर पाओ तो बहुत अच्छा है। एक-एक मॉक अगर सुबह शाम दे पाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सोचिए 60 डेज़ में अगर आप 2 मॉक टेस्ट भी देते हैं, ऑन एन एवरेज 120 मॉक टेस्ट, क्या ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। 120 मॉक टेस्ट और आपका स्कोर धीमे-धीमे उसमें इम्प्रूव होगा, ठीक है ना। 120 बार आपको प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी। 120 बार अगर आप कोई प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आपका उस पैटर्न पे बहुत अच्छी पकड़ आ जाएगी। सो मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सिलेबस सब कंप्लीट वो पहले करना था। 30 दिन में आप पीओ निक बन जाएंगे। ये सब फालतू वीडियो मैं नहीं बनाता, ठीक है ना। आप भी जानते हैं कि इतनी प्रेस्टीज एग्जामिनेशन है, और ऐसे तो सिर्फ आए और 30 दिन में बन गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। प्रिपेयर किया है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। एकदम फ्रेशर हैं वो, बिल्कुल एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम देंगे। उनके लिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा नहीं हो सकता, शायद कोई बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकता है, लेकिन ऐसे 1-2 बच्चे होते हैं, ठीक है। हम इन जनरल बात करेंगे। तो प्री की बात इतनी थी। अब मेंस में देखिए, मेंस में भी काफ़ी बदलाव है, ठीक है। वैसे देखिए मेंस में 170 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर की टाइमिंग है। सारे सेक्शन टाइमिंग यहाँ लिखे ही हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए चेंज कहाँ है।
रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, लेकिन डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन जो कि हमारा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होता है 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स। देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांट को दिया हुआ है। 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट अगेन जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग एंड इकोनॉमी, ये सेक्शन 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। 120 मार्क्स तो यहीं आ जाते हैं और क्वेश्चन सिर्फ 90। इंग्लिश लैंग्वेज को देखो तो आधा कर दिया है, डबल क्वेश्चन किए हैं और मार्क्स हाफ कर दिए हैं, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं अगर जिसको भी सिलेक्शन लेना है उसके लिए ये ऐसा नहीं है कि क्वांट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इंग्लिश का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, मेंस में क्वांट का थोड़ा ज़्यादा है, रीजनिंग का दोनों में अपना एक वेटेज है। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी पड़ेगी। 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट और जनरल अवेयरनेस, आपको चारों में ही अच्छा करना है, ठीक है ना। किसी में एवरेज और किसी में बहुत बेहतर करना, यही एक अच्छी और सिंपल सी स्ट्रेटेजी होती है। आप कुछ भी एक एकदम छोड़ के मत चलिएगा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। आरआर पीओ में भी बहुतों ने ये किया, उनकी सेक्शन नहीं हुई है, ठीक है ना, सेक्शन में उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सो प्लीज कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कीजिए। 4 सब्जेक्ट है तो चारों को अपना वेटेज दीजिए, ठीक है ना। उसमें जो आपका सबसे ज़्यादा अच्छा है वो आपकी मेरिट बनाएगा, लेकिन बाकी 4 में जो बाकी सब उन्हें भी एवरेज लेके आपको चलना पड़ेगा। एक सबसे बड़ा चेंज डिस्क्रिप्टिव पेपर में देखने को मिलता है। याद रखिएगा एसबीआई पीओ एकमात्र ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का होता है। बहुत लोग इसमें अच्छा स्कोर बना के ओवरऑल मेंस की कट ऑफ या फिर ओवरऑल मेंस में बहुत बड़ी लीड ले लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये आईबीपीएस भी और बाकी एग्जामिनेशन से अलग है क्योंकि यहाँ 50 मार्क्स की वेटेज होती है। और एक और नई चीज़ कि अब ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसिस राइटिंग पूछी जाएगी। इससे पहले ऐसे राइटिंग होती थी और लेटर राइटिंग होती थी, उसे चेंज करके अब ईमेल्स आ गए हैं। उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है कि बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा ईमेल यूज़ होते हैं। सो मेरे हिसाब से फॉर योर वर्किंग नॉलेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप बैंक में वर्क करेंगे तो ईमेल रेगुलर बेसिस पे आप यूज़ करेंगे। सो ईमेल राइटिंग एक ये बहुत अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि ईमेल्स पूछे हैं, ईज़ी होते हैं, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने लेटर राइटिंग की है तो थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा, थोड़ा उसका फॉर्मेट अलग होता है ईमेल का, अदरवाइज इट्स वेरी ईजी। रिपोर्ट राइटिंग होगी, सिचुएशन एनालिसिस और प्रिसाइज राइटिंग एक नया है। प्रिसाइज राइटिंग मतलब क्या होता है कि आपको समराइज करना होता है, किसी पैराग्राफ या कुछ भी आपको जो दिया है उसे समराइज करना होता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं बता सकता, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो भी होंगे वो इस पे अच्छे से बता पाएंगे, आपके इंग्लिश के जो टीचर होंगे। बट प्रिसाइज राइटिंग का इतना एक सिंपल सा मीनिंग होता है। सिचुएशन एनालिसिस एक नया है। इन सारी चीज़ों को मास्टर करने के लिए अगेन आपकी रीडिंग, आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए और प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव बहुत बड़ा गेम चेंजर है, याद रखिएगा। यहाँ आपको जीए बहुत अच्छे से करनी है। देखिए ये जो 2 महीने हैं उसके अंदर आपको प्री के तो मॉक टेस्ट लगाना है, साथ में मेंस की क्लासेस भी करनी है और प्लस आपको डेली बेसिस पे जीए करते रहना है। ये गलती मत करना प्री का रिजल्ट आएगा तब मैं जीए कर लूंगा, कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला। अभी भी आपके पास 2 महीने हैं, ठीक है। जीए अगर आप अभी से बना के चलेंगे, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं मेंस लिखूंगा और मैं एसबीआई पीओ बनूंगा, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो सिर्फ प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको इस तरीके से देखना है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ हुआ है। अब जैसे आपका मेंस हो जाएगा उसके बाद एक और बात, सेक्शनल कट ऑफ इंट्रोड्यूस हो गई है, ठीक है ना। ईच कैंडिडेट हैव टू स्कोर मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे ही सेक्शंस में आपको मिनिमम स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा जो पहले नहीं था। मैं नहीं मानता कि ये भी कोई बहुत बड़ा चेंज है। इतनी हाई सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाएगी कि आप निकाल ही नहीं पाएंगे। जो ओवरऑल, हाँ ये बात है कि जो कोई एक सेक्शन ही छोड़ के आते थे या फिर उसमें 1-2 नंबर ला के निकल जाते थे उनकी बात अलग है, लेकिन मैं अगेन बोल रहा हूँ कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी सारे सब्जेक्ट की करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो जाने के बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। फिर 20 मार्क्स की ग्रुप एक्सरसाइज, 30 मार्क्स का इंटरव्यू, ऐसे 50 मार्क्स का स्टेज 3 होता है, फेज 3। ओके, आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है 250 मार्क्स तो आपके होते हैं मेंस, प्लस उसके अंदर जो डिस्क्रिप्ट होता है वो उससे 75 में कन्वर्ट किया जाता है। ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू 50 मार्क्स के उसे 25 में कन्वर्ट किया जाता है और 100 में से आपका फाइनल स्कोर आता है। सो ये कुछ चेंजेस थे जो मैंने आपको एसबीआई पीओ के बारे में बताए। प्रीलिम्स में इंग्लिश की वेटेज बढ़ गई है, मेंस के अंदर क्वांट की वेटेज में बहुत बड़ा फर्क आया है, 30 क्वेश्चन के सामने 60 मार्क्स। और
आप देख सकते हैं इंग्लिश का थोड़ा इन्होंने नंबर क्वेश्चन बढ़ा के या फिर क्वेश्चन के ऊपर जो मार्क्स है उसका वेटेज कम किया है, 40 का 20 कर दिया है, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और जो राइटिंग है, जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें मेजर चेंज करके ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, प्रीसियस राइटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। सबके लिए नया होगा, इतना भी नया नहीं है, मैं भी बोल रहा हूँ। अगर आपकी रीडिंग पे अच्छी पकड़ होगी, सिर्फ आपको थोड़े बहुत अच्छे तरीके से आपको फॉर्मेट सीखने पड़ेंगे या फिर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप डिस्क्रिप्टिव कर पाएंगे। बिल्कुल भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल एसबीआई पीओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। जिन्होंने अच्छे से साल में प्रिपरेशन की है वो अच्छा कर पाएंगे। बाकी झूठ तरीके से बोल देना कि अभी आज आप प्रिपरेशन शुरू कीजिए और 1 महीने में आपका प्री निकल जाएगा, 2 महीने में मेंस निकल जाएगा और 3 महीने में आप एसबीआई पीओ बन जाएंगे, तो ये झूठे आश्वासन हम नहीं दे, इस तरीके के आश्वासन नहीं देने चाहिए। अगर आप एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसबीआई क्लर्क के लिए आपको बहुत कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क के लिए आपको मॉक देना पड़ेगा बस, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं। एसबीआई क्लर्क में आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट सीरियसली लीजिए, ठीक है ना। बहुत ही सीरियस तरीके से एसबीआई पीओ को अटेम्प्ट कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दूसरा एग्जामिनेशन में बेनिफिट मिलेगा, प्लस एसबीआई क्लर्क में भी बेनिफिट मिलेगा। एसबीआई क्लर्क में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, सिलेक्शन के चांस आपके बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। सो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। एसबीआई पीओ रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी पहले स्ट्रेटजी बनाई थी, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस हैं मैंने यहाँ बता दिए, जैसे आपने देखा पैटर्न चेंज हुआ है। बाकी तो आपको रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और चीज़ें करनी ही करनी है, जनरल अवेयरनेस करना ही करना है। सब्जेक्ट तो कुछ नहीं चेंज हुआ है, पढ़ना तो है ही, ठीक है। तो ये 2 महीने आपको बहुत ध्यान रखना है। एक और बेनिफिट में अगर आपको बोलूँ तो ये होगा आपको कि आप देखिए ज़रा एग्ज़ाम कैलेंडर, एग्ज़ाम जो आपका पूरा हो रहा है ना, वो हो रहा है मई जून में, ठीक है ना। एक अच्छी बात यह है कि आप कंटिन्यूस मई जून तक प्रोसेस में रहने वाले हैं, ठीक है। और 1 तारीख को वापस आईबीपीएस का कैलेंडर आ जाएगा, तो कहीं आप खाली नहीं जाएंगे और बीच में दूसरे एग्जामिनेशन भी आएंगे, ठीक है ना। तो आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कोई महीना एग्जाम नोटिफिकेशन के बिना नहीं जाएगा। कंटिन्यू प्रोसेस में, प्रोसेस आपका ब्रेक नहीं होता, ठीक है ना। उससे सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग नोटिफिकेशन या फिर और कुछ आपको पूछना हो, ठीक है ना, सोर्सेज से लेके सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हैं। सो मैं रिपीट नहीं करूँगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ओके, so thanks for watching my video.